हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और फाइनल आज भी आप सबों के बीच साइंस का एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लेकर के आ गया हूं, जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ये पीडीएफ 2 है दोस्तों। पीडीएफ 1 का सॉल्यूशन पूरा समाप्त हो चुका है और आज आप सभी का जो क्लास का जो है 8वां रोज है साइंस का। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को पुनः कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार आए हैं बिहार जल टारगेट पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को डीएलएड से रिलेटेड पल पल के अपडेट लगातार मिलते रहेंगे और मिलता है। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, चैनल से भी हमसे जुड़ जाइए, ताकि आपको हम फ्यूचर में या फिर किसी भी एग्जाम या पैटर्न से रिलेटेड जो भी जानकारी होगा या क्वेश्चन से रिलेटेड वो आपको हम देते रहेंगे। तो ये पीडीएफ पार्ट 2 का आज दूसरा क्लास है, ठीक ना दोस्तों। आज दूसरा क्लास है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा क्लास को। दूसरा क्लास में हम लोग कुछ अंतरिक्ष से रिलेटेड थोड़ा प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग ये 2 प्रश्न जान लेते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग वहीं लौट जाएंगे जहाँ से आज पढ़ाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष से संबंधित कुछ जानकारी आप लोग पहले जान लीजिए। देखिए दोस्तों, कि अंतरिक्ष से संबंधित आपको ये 2 ही प्रश्न इसमें बताएंगे, ठीक है ना, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, अब आपको हम बता रहे हैं कि चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति का क्या नाम था और वो कहाँ के थे, उनका जन्म भी कहाँ हुआ था। तो ये 2 प्रश्न है और सबसे पहले हम जानेंगे और भारतीय कौन थे, कौन ऐसा भारतीय वैज्ञानिक थे जो सबसे पहले चांद पर कदम रखे थे, और वर्ल्ड में कौन थे जो पहला कदम रखे थे। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड में सबसे प्रथम नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अपना पहला कदम 20 जुलाई 1969 को रखा था। देखिए दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग का जन्म जो है अमेरिका के वेपकोनेटा ओहायो में हुआ था, समझ गए। तो चलिए आप सब जो है इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग एक और प्रश्न है जो भारतीय के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। चांद पर कदम रखने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा भारत की ओर से पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया, ठीक है दोस्तों। चांद पर कदम रखने वाला पहला भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा थे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग फिर से चलिए अब साइंस पे चले जाते हैं, निर्वात पे। तो दोस्तों चलिए, हम लोग कल आप सभी को समझा रहे थे कि निर्वात होता क्या है। तो देखिए इसका एक परिभाषा के टाइप पे हम दिए हैं इसका। देखिए, जब आकाश यानी स्पेस के किसी आयतन में कोई पदार्थ नहीं होता है तो कहा जाता है कि वह आयतन निर्वात यानी वैक्यूम है, ठीक है दोस्तों। निर्वात यानी वैक्यूम है। निर्वात की स्थिति में गैसीय दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में बहुत कम होता है, ठीक ना। देखिए यहाँ का गैसीय दाब वायुमंडल दाब की तुलना में बहुत कम होता है, किंतु स्पेस का कोई भी आयतन पूर्णतः निर्वात हो ही नहीं सकता, ठीक ना। कोई भी आयतन, कोई भी भाग स्पेस का जो है पूर्णतः निर्वात हो ही नहीं सकता, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इसका सेकेंड परिभाषा जानते हैं। सेकेंड परिभाषा क्या होता है, देखिए क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है दोस्तों। आप लोग पढ़े होंगे और कल बताए भी थी, सबसे अधिक प्रकाश का चाल कहाँ होता है, निर्वात में होता है। देखिए तो चलिए निर्वात के बारे में आप लोग समझाते हैं आप लोग को आखिर निर्वात होता क्या है। देखिए सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ के बारे में अगर हम लोग सपोज डैट हम लोग पढ़ते हैं तो उस चीज़ के बारे में सबसे पहले जानते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार है तो बुखार का आप मेडिकल में भी कहीं जो है मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन अगर अच्छे डॉक्टर के पास जाइएगा तो जांच करेगा कितना डिग्री इसको बुखार है, कैसे किस तरह का बुखार है, ठीक है दोस्तों, और ये किस तरह से आया है, तो सब चीज़ आपको जो है जांच करके बताएगा। तो उसी तरह हम जो आप सभी को ऑपरेशन की तरफ बता रहे हैं, जो कल बताए थे निर्वात में प्रकाश के चाल सबसे अधिक होता है, ठीक ना। तो देखिए इसी तरह आपको बताए थे निर्वात का सेकेंड परिभाषा कि निर्वात होता क्या है, समझ रहे, वैक्यूम। देखिए निर्वात एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है जहां वायुमंडल की अनुपस्थिति रहता है, ठीक है। जहां वायुमंडल नहीं रहता है, जिस तरह के हम लोग वातावरण में इस तरह के वातावरण नहीं होता है, वो स्पेस में होता है, जिसके कारण पृथ्वी पर निर्वात होने के कारण और गुरुत्वाकर्षण रहने की वजह से किसी भी वस्तु का भार निर्वात में अधिक माना जाता है, ठीक है दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण रहने की वजह से किसी वस्तु का भार निर्वात में क्या होता है, सबसे जो है अधिक माना जाता है। देखिए निर्वात में 2 वस्तुओं के लिए जी का मान 6.63 गुना 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों।
ये चीज आप लोग जरूर याद कर लीजिए। देखिए निर्वात में ऊष्मीय विकिरण का मान 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसी तरह निर्वात में दो वस्तुओं के बीच जी यानी गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है, 6.67 गुना 10⁻⁻11 मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। समझ रहे हैं, मीटर भी स्क्वायर होता है और प्रति किलोग्राम स्क्वायर भी होता है, यानी 2 गुना होता है। 1 किलो 2 गुना 1 मीटर है तो उसका 2 गुना, यानी या अगर किसी वस्तु का कोई वस्तु अगर 1 मीटर है और 1 किलोग्राम का है तो सबसे पहले वो 2 मीटर जोड़ लीजिए, 2 किलो, यानी 4 गुना ज्यादा किसी भी वस्तु का भार वहां पे दोस्तों हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, देखिए इसका मतलब आप लोग समझिए कि स्पेस में जो है किसी वस्तु का भार उस वस्तु से 4 गुना अधिक होता है निर्वात में, स्पेस में। समझ रहे हैं कैसे, तो देखिए मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर है तो मीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, वो 2 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। तो 2 मीटर तो 1 किलो का अगर 1 मीटर होगा तो ये 2 किलो 2 दुना क्या हो जाएगा, ये जो है ये 1 तो 2 किलो हो जाएगा। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे कितना, 2 दुना 4 किलो हो जाएगा। तो किसी भी वस्तु का भार स्पेस में वस्तु के वजन से, वेट से 4 गुना अधिक होता है। समझ रहे हैं, तो चलिए, क्योंकि ये भी 2 गुना हो जाता है, ये भी 2 गुना हो जाता है, तो ये सब का मतलब भी समझिए ताकि आपको याद रहेगा। मीटर का भी स्क्वायर है, किलोग्राम का भी स्क्वायर है, 2 है तो 4 किलो हो जाएगा, ठीक ना। समझ रहे, 4 किलो हो जाएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं इन चीज़ों को। हम लोग समझ गए कि निर्वात में ऊष्मीय विकिरण का मान 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है और निर्वात में 2 वस्तुओं के बीच जी का मान 6.67 गुना 10⁻11 मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो कि वस्तु के भार के 4 गुना अधिक होता है। इस चीज़ों को आप लोग समझ गए। चलिए आप लोग देखिए, याद कीजिए सभी प्रश्न का, जिसको PDF मिल गया है, देखिए PDF से आप लोग याद कीजिए, और जो पैसा जिसका पेमेंट हो गया, पेड हो गया है, उनको जो है ये जो PDF अभी पार्ट 2 वाला है, ठीक ना, वो PDF आप सभी को 2 रोज के अंदर में ये भी PDF आप सभी को मिल जाएगा। ये बहुत लंबा PDF है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग कुछ गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी प्रश्न भी पढ़ लेते हैं। निर्वात के बारे में अगर पढ़े तो गुरुत्वाकर्षण से भी जुड़ी प्रश्न हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गुरुत्वाकर्षण का मान कहाँ अधिक होता है, कहाँ कम होता है, कहाँ समान होता है, ठीक है ना, और कब बढ़ जाता है, कब घट जाता है। देखिए पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण मान घटता है। ये पृथ्वी है, ऊपर जाएंगे तो भी क्या होता है, ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, नीचे जाएंगे तो भी घटता है। यहाँ पे क्या है, एक नियतांक होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, नियतांक होता है। जिस तरह से आप सभी को बताए थे अम्ल एवं क्षार के बारे में, 7 से नीचे जाइएगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से ऊपर जाइएगा तो क्षारीय हो जाएगा, 7 क्या है, उदासीन है, इस पर टिका रहता है, ठीक ना। तो उसी तरह जो है पृथ्वी से अगर ज़्यादा ऊपर जाइएगा तो भी जी का मान घटेगा, और नीचे जाइएगा तो भी जी का मान घटेगा। देखिए जी का मान महत्तम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण का मान कहाँ होता है, ध्रुव पर होता है। समझ रहे, ध्रुव, पृथ्वी का ध्रुव पर होता है। अब देखिए जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर होता है, ठीक है ना। जी का मान कहाँ होता है सबसे कम, विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। समझ रहे हैं, समझिए, न्यूनतम मतलब कम होता है। अब देखिए पृथ्वी घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, और पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान अधिक होता है। जब जिस समय पृथ्वी का घूर्णन गति अधिक होता है तो मान कम होता है, लेकिन जब बढ़ जाता है तो मान क्या होता है, जब घट जाता है तो मान बढ़ जाता है, और देखिए जब कम जाता है तो मान बढ़ जाता है। ऐसे समझिए आप स्पीड में दौड़ रहे हैं तो आपका जो है, आपका एक तरह से सोचिए, सपोज डेट समझिए कि आपका धड़कन कम हो जाएगा, इस तरह से समझिए। और अगर आप लोग कम दौड़ रहे हैं तो ये धड़कन क्या होगा, इस तरह से बढ़ जाएगा। लेकिन मतलब ये सूटेबल नहीं होता है, तो आप लोग समझिए कि अधिक स्पीड रहेगा तो मान घट जाएगा, और कम रहेगा तो बढ़ जाएगा, इतना समझिए। समझ रहे हैं, तो चलिए अब हम लोग क्या समझते हैं, ध्वनि से रिलेटेड प्रश्न को हम लोग समझ लेते हैं। एक एक स्टेप आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड दिए हुए हैं इसमें, तो इसलिए आप लोग पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। देखिए ध्वनि साउंड से संबंधित जानकारी समझ लीजिए। देखिए ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है, और इसके अलावा भी ध्वनि की से रिलेटेड यहाँ पे बहुत नीचे में प्रश्न है जो कि आप सभी को देखना चाहिए। देखिए मनुष्य 50 डेसिबल की आवाज़ आसानी से झेल सकता है। समझिए, डेसिबल का मतलब क्या होता है कि इससे ध्वनि की जो है तीव्रता को ये जो है मापा जाता है, आवृत्ति का ये तीव्रता कितना अधिक आवाज़ है, ठीक ना,
ये जो है इससे 50 डेसिबल की आवाज़ को झेल सकता है। 70 डेसिबल से अधिक मनुष्य की ध्वनि के लिए खतरनाक होता है, इसलिए वायु प्रदूषण का भी समस्या बढ़ जाते हैं। 50 डेसिबल तक का आवाज़ मनुष्य सहन कर सकता है, इसलिए 50 से जैसे ही 60-70 हो जाएगा तो मनुष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। समझ रहे हैं? तो चलिए, निर्वात में ध्वनि की तरंग का वेग शून्य होता है। न समझ रहे? निर्वात में ध्वनि तरंग का वेग क्या होता है? शून्य होता है। यानी स्पेस में जब ध्वनि तरंग जाएगा तो उसका वेग शून्य होता है। वह किसी भी वह अगर यहाँ पे बोलते हैं तो आप यहाँ भी नहीं सुन पाइएगा, आपके पास में कोई बोलेगा तो भी आप लोग नहीं सुन पाइएगा स्पेस में, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल के कारण ही हम लोग का आवाज़ गूंजता है। देखिए, जल में ध्वनि की तरंग का वेग 1480 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये सब चीज़ याद करने लायक है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। छोटा छोटा प्रश्न भी आपको पूछ सकता है जिसको आप नज़रअंदाज करके छोड़ दीजिएगा। नाइट्रोजन गैस में ध्वनि की गति का अनुपात 300 केल्विन होता है, केल्विन पर होता है। देखिए, इस्पात में ध्वनि तरंग का वेग 5920 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये सब जरूर याद कर लीजिएगा। थोड़ा ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं बीच में, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। ध्वनि के चाल पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है। जिस पदार्थ का घनत्व जितना अधिक होगा उसमें ध्वनि का जो है चाल भी उतना ही अधिक होगा। घनत्व मतलब समझते हैं? घनत्व मतलब उसकी तीव्रता जितना अधिक होगा उतना जो है उसमें जो है चाल अधिक होगा। कंपन जितना होगा जिस पदार्थ में उतना ही उसमें चाल अधिक होगा। देखिए, ध्वनि के चाल पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है। जिस ठोस पदार्थों का घनत्व सबसे अधिक होता है उसमें ध्वनि के चाल सबसे ज़्यादा होता है। उदाहरण के तौर पर इस्पात ले लीजिए। इस्पात मतलब स्टील। स्टील में ध्वनि के चाल सबसे अधिक होता है, इसलिए लाउड स्पीकर में जो है स्टील का ही प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर, और एल्युमिनियम का। ठीक ना? तो उसमें ध्वनि के चाल अधिक होता है। ठीक ना? स्टील में ध्वनि की गति कांच में ध्वनि गति से अधिक होता है, कांच के ध्वनि से की गति से भी अधिक होता है स्टील में। ठीक ना? आवाज़ की गति तकरीबन 767 मील प्रति घंटे होती है। आवाज़ की गति लमसम में तकरीबन 767 मील प्रति घंटे होते हैं। ये सब चीज़ भी आप लोग याद कीजिए। ठीक ना? चलिए, अब देखिए, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? ये आप सभी के लिए प्रश्न है। जल की अपेक्षा शुष्क वायु में, लोहे की अपेक्षा लकड़ी में, वायु की अपेक्षा लोहे में, समझ रहे हैं, और जल की अपेक्षा हाइड्रोजन में। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आप सभी के टेस्ट के लिए, तो आप लोग जो है यहाँ पे आप चारों ऑप्शन को क्लियर कीजिए। वायु की अपेक्षा लोहे में, लोहे की अपेक्षा लकड़ी में, जल की अपेक्षा शुष्क वायु में। जो इसका सही उत्तर देगा, ठीक ना दोस्तों, उसको जो है कल उसका जो मेंशन किया जाएगा नाम इसमें। ठीक ना? तो देखिए, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है। यहाँ पे ध्वनि के घटते क्रम का भी हम यहाँ पे जिक्र कर दिए हैं। ध्वनि की गति का घटते क्रम सबसे अधिक इस्पात में होता है, उससे कम लोहा में, उससे कम जल में, उससे कम वायु में, सबसे कम गैस का घनत्व सबसे कम होता है, इसलिए इसका बीच में ध्वनि का गति कम होता है। जिस माध्यम का घनत्व जितना अधिक होगा ध्वनि की गति उतनी ही अधिक होगी। एस्कोस्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। देखिए, आपको पूछेगा कि एस्कोस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा, एस्कोस्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर 700 डेसिबल होता है, यानी डीबी का मतलब होता है 7 डेसिबल, यानी मानक 50 तक तो झेल सकता है। और देखिए, मानक स्तर का अगर करें बात तो 60 डेसिबल तक का भी झेल सकता है। ठीक ना? अब स्थिति परिस्थिति का यहाँ पे बात हो रहा है, तो 60 डेसिबल का झेल सकता है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन का अनुवाद उदाहरण है। देखिए, रेडियो का समस्वरण स्टेशन अनुवाद का उदाहरण है। ठीक ना? रेडियो का स्टेशन समस्वरण, ठीक ना, स्टेशन का उदाहरण है। देखिए, ध्वनि मापन के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, अब सबसे इको साउंडिंग का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। तो ये सब चीज़ भी आप लोग जो है पूरी अच्छी से याद कर लीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। आज हम जो है यहाँ पे 3 बात को जिक्र कर देते हैं, 3 बात का। ठीक ना? 3 बात क्या है ये आप लोग समझ लीजिए। 3 बात है, ध्वनि की 3 प्रकार की होती है। सुन सकने वाली ध्वनि, निश्राव्य ध्वनि, ठीक ना, ऑडियोबल साउंड, एक होता है अपसरय ध्वनि, इन्फ्राक्स, समझ रहे हैं, और ये जो है इंफ्रासोनिक, ठीक ना, और दूसरा होता है ये पराध्वनि जो है
समझ रहे हैं। तो इसको जो है अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, ठीक ना, इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, और जो इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, समझ रहे हैं। तो ये 2-3 चीज़ है जो इसका कल पूरा डिटेल्स आप सभी को यहाँ पे बताएंगे। तो इसलिए आप लोग जो पहली बार आए हैं बिहार जेट टारगेट पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए आपको अपवर्तन से भी रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न हो गया है, बहुत लंबा PDF है ये, ठीक ना। और इससे भी हमको लगता है कि ज़्यादा प्रश्न इसमें अभी आपको इसमें पूरा नहीं है, क्योंकि ये जो है आप सभी के लिए निकाला गया है, क्योंकि इसमें इससे भी बहुत 2 गुना 3 गुना प्रश्न अब इस PDF में हो गया है। तो इसलिए आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाइए। धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में।